नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम साहब। इनसे हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और देश की राजनीति को लेकर। जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो कलह नज़र आई और इंडिया गठबंधन में जो कलह नज़र आई, सीटों को लेकर खींचतान मध्य प्रदेश में नज़र आई। उसके बाद आज़म खान का जो मामला हुआ उसमें जेल में मिलने पहुंचे तमाम जो प्रदेश कमेटी थी कांग्रेस की, उसको लेकर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। जी। सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस समय आजम खान वाले मुद्दे से। आजम खान को उनके बेटे अब्दुल्ला को और तंजीम को, जो उनकी धर्मपत्नी है, 7 साल की सजा हुई है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार का व्यवहार आजम खान के साथ किया जा रहा है? देखिए, आजम खान साहब के बहाने पूरे मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 20% आबादी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की है। दुर्भाग्यवश कुल मिलाकर के आधा दर्जन लोग भी नहीं होंगे जो लोकसभा पहुंच सकते हों, और जो पहुंचने की स्थिति में हों या रहे हैं, उनमें से बहुत स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा, गाजीपुर से एक नेता हुआ करते थे जिनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। उसी तरीके से एक सियासी परिवार आजम खान साहब का है, इनकी सियासत को एक तरह से खत्म कर दिया गया। एक सांसद हुआ करते थे, उनको सबने देखा कि दिन दहाड़े कस्टडी में उनको गोली मार दी गई। तो एक तरह से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक तो रहे, वो किसी को वोट तो करे, लेकिन वो खुद संसद न पहुंच पाए, विधानसभा न पहुंच पाए, उनका मनोबल इतना तोड़ दिया जाए कि कोई भी मुस्लिम राजनीति में आने से पहले कई बार सोचे। तो एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और इसी वजह से आजम खान चूंकि एक बड़े नाम हैं, उनको खत्म करके, उनकी राजनीति को समाप्त करके संदेश देने की कोशिश भाजपा कर रही है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी से आते हैं और 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। सब लोगों ने देखा कि जो मुस्लिम समाज था उसने एक तरफा वोट किया समाजवादी पार्टी को। लेकिन अखिलेश यादव का आजम खान से अब तक मिलने ना जाना और तमाम चीज़ें हैं, जिस प्रकार से पहले वो ट्वीट्स नहीं करते हैं और उनसे नाराज भी नजर आता है मुस्लिम समाज। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अखिलेश यादव क्यों दूरी बना रहे हैं आजम खान से? देखिए, एक तो पहले समझिए कि 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा न चाहते हुए भी समाजवादी पार्टी को वोट दे करके एक बार और कोशिश किया कि देख ले कि क्या हम सपा के साथ जाते हैं तो भाजपा को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते। तो उससे उसको निराशा हुई है। दूसरा, जब तक मुलायम सिंह जी थे, वो अपने समुदाय के लीडरशिप के साथ, जो भी उनकी पार्टी से लोग जुड़े थे, उनके साथ खड़े होते थे। ये उनके अंदर खूबी थी। अगर उत्तर प्रदेश में आज आपको बहुत सारे नेता दिखते हैं अलग अलग कम्युनिटीज के, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं उनको जाता है, या उससे पहले कांशीराम जी को भी जाता है। लेकिन ये जो सलाहियत है, ये जो क्षमता है, ये शायद अखिलेश जी के अंदर नहीं है। लीडरशिप वो डेवलप नहीं कर पाए, और इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द के भी जो लोग हैं, उन्होंने भी शायद उनको ये फीड किया हो कि इन सब मुद्दों पे बोलने से उनका वोट बैंक नाराज हो जाए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, खासतौर से 2014 और 19 में, अखिलेश यादव जी की जो अपनी बिरादरी का वोट है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि बदायूं में, फिरोजाबाद में, कन्नौज में समाजवादी पार्टी हारी थी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये कमी है समाजवादी पार्टी की कि वो अपने वोटर को विचार के स्तर पे खड़ा नहीं कर पाई, और ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए और देश की राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। सर, बात जैसे मुस्लिम समाज के वोटर की हो रही है, वो वोटर अगर सपा के साथ नहीं खड़ा है तो फिर वो किसके साथ है? देखिए, जो CSDS वगैरह के आंकड़े हैं, उनके हिसाब से तो पिछले 2 इलेक्शंस थे, इवन 2017 का भी,
उसमें ओबीसी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया था। जी। ये फैक्ट है, आंकड़ों के आधार पे ये बात कही जा सकती है। लेकिन उसके बाद से चीजें बदली हैं। एक बदलाव आपको दिखेगा कि अब जिन समाजों में भाजपा की तरफ रुझान था वो घट रहा है। आज हम ये नहीं कह सकते कि वो वोट बैंक किधर जाएगा अगर यहाँ से हटता है तो, लेकिन हम मानते हैं कि क्योंकि इन तमाम तबकों का जो पुराना अ, झुकाव रहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है, और कांग्रेस पार्टी चूंकि किसी एक जाति बिरादरी की बात नहीं करती है, और लास्ट में दिन के अंत में सबको रोजी रोटी ही याद आती है, घर परिवार ही याद आता है। तो हम मान के चलते हैं कि जो तबका बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो हमारे साथ है। सर, जब इंडिया गठबंधन बना, बिहार में मीटिंग हुई, इसके बाद बैंगलोर, मुंबई में मीटिंग हुई, तो सब लोगों ने कहा कि हम एक साथ इकट्ठा होकर भाजपा को हराएंगे। बात आती है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, वहां पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार देती है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब वहां तो बात हुई थी इकट्ठा मिलकर हराने की, लेकिन दोनों पार्टी अलग अलग कैंडिडेट लड़ा रही है। देखिए, ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो भी बातचीत जिस लेवल तक पहुंचना था नहीं पहुंच पाए, ये इसको हम अनफॉर्चुनेट ही कह सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को नेशनल इंटरेस्ट में अगर सच में बीजेपी को वो हराना चाहते हैं तो वहां पे नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि एक कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, और वो बन भी रही है। और सबसे अहम कि एक बड़ा तबका, खासतौर से मुस्लिम उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी के इस रुख से खुश नहीं है। वो देख रहा है कि ठीक है, यूपी में आप लड़ते अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में जाके लड़ रहे हैं, राजस्थान में लड़ते हैं, या फिर जैसे पिछले चुनाव में गुजरात में लगातार जितने चुनाव हुए आप आंकड़े देख लीजिए, समाजवादी पार्टी वहां लड़ती रही है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में इसको लेकर के एक नाराजगी दिख रही है, और इससे मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो क्या सर आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के वहां चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होगा? जाहिर सी बात है, जो भी सेकुलर वोट होगा उसका बंटवारा हो। देखिए, नैतिक तौर पे जब हम यूनाइटेड दिखते हैं तो उसका एक असर पड़ता है, चाहे आपकी पार्टी के पास वोट हो या ना हो। लेकिन अगर हम नैतिक तौर पर भी आपका समर्थन करते हैं, आपके साथ दिखते हैं, तो उससे मनोबल बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसीलिए हमारे तमाम नेताओं ने भी उस पर खेद ही व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अखिलेश यादव जी को यहाँ पे थोड़ा परिपक्व नजरिया दिखाना चाहिए था। वहां लड़ने से कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, और ऐसा जाहिर सी बात है अगर होगा तो भाजपा को इससे फायदा मिलेगा। सर, आपके गठबंधन का एक और दल है और दूसरा दल एक और भी है जो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो आम आदमी पार्टी और दूसरा जेडीयू। जेडीयू भी वहां से चुनाव लड़ रही है। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है कि बॉम्बे में, बेंगलोर में, बिहार में एकजुट नजर आता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है, जो लोकसभा से पहले एक टेस्ट पड़ रहा है एक तरीके से विधानसभा चुनाव, उसमें वो बिखर जाता है। तो कैसे हम उम्मीद लगाए कि ये गठबंधन 24 तक चल पाएगा? देखिए, 24 तक तो ये गठबंधन चलेगा, और इसमें बहुत से दल आएंगे भी जैसे ही चुनाव घोषित होंगे। हमारे नेताओं ने इस बात को पहले भी कहा है कि ये गठबंधन लोकसभा के लिए बन रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन है। उससे पहले हम सीट एडजस्टमेंट पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी मांग तो वाजिब होनी चाहिए ना। अगर अखिलेश जी मिजोरम में, तेलंगाना में कल सीट मांगने लगे तब तो दिक्कत होगी। तो जहां पे आपका कुछ नहीं है वहां तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में एक सपा की तरफ से गलत संदेश गया है, और वो सोच रहे हैं कि देखिए, इनको तो वहां लड़ना नहीं चाहिए था। अगर ये लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उससे भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं मजबूत होती हैं। सर, हाल ही में आपकी पार्टी के एक नेता हैं, स्वामी जी हैं, मैं शायद नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने बयान दिया है कि अगर भाजपा को हराना है तो बसपा को इस गठबंधन में आना ही होगा। देखिए, बिल्कुल बसपा, हम तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि बसपा इस गठबंधन में आएगी। उसकी अपनी अभी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो समाज के नब्ज को समझती हैं, और समाज जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके तरफ से दबाव है, पड़ना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि मायावती जी इस चीज को समझ भी रही हैं कि दलित समुदाय चाहता है कि किसी भी तरह उस गठबंधन का हिस्सा बसपा को बनना चाहिए, जिससे भाजपा को हराना आसान हो।
तो भाजपा को हराने के लिए और अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए भी बसपा के लिए जरूरी है कि वो इस अलायंस का हिस्सा बने। और हम लोगों की जो सूचना है, जैसे कई कोऑर्डिनेटर्स से जो बात हुई है बसपा के ऑफ द रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं कि हमको बताया गया है कि अभी थोड़ा वेट करना है और जैसे ही चुनाव का माहौल बनेगा, समाजवादी पार्टी के साथ जो भी हमारे रिश्ते हों एक अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा बनेगी, ऐसा खुद बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोगों का कहना है और हम इसका स्वागत करते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की पहली पसंद बसपा है, ना कि सपा? नहीं, देखिए, पसंद नापसंद की बात नहीं है। भाजपा को हराना एक कॉमन टारगेट है। जी। अगर आपको पुल बनाना है, जैसे रामचंद्र जी लंका जा रहे थे, पुल बनाना था, तो उसमें सारे लोग शामिल हुए। जी। एक गिलहरी भी शामिल हुई, भले उसकी कोई हैसियत नहीं थी, जी। लेकिन वो भी उसमें शामिल हुई। तो एक पर्पस जब आपके सामने होता है तो आप सब लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये इस देश को बचाने के लिए जरूरी है कि भाजपा को हराया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे दल आप देखेंगे जो जिनका वजूद शायद उतना नहीं बचा है या उतना मजबूत वो जमीन पर नहीं है, लेकिन वो वैचारिक तौर पे हमारे साथ खड़े हैं। तो अगर बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस से या सपा से इतनी तो दिक्कत नहीं होगी जितना कि आरएसएस और बीजेपी से है। तो बहुत सारे दलों ने अपने दिल बड़े किए, छोटे-छोटे जो उनके अंदर विरोध है सबको किनारे किया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गठबंधन अभी और बढ़ता जाएगा। आप देखिएगा, हम तो मान के चल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इसमें आना है। ये उनके समाज की भी जरूरत है। अगर बहुजन समाज पार्टी जो बसपा सुप्रीमो है, उनकी तरफ से कुछ शर्त आती है गठबंधन में शामिल होने की, फिर क्या होगा? बिल्कुल शर्त आनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो अलायंस होते हैं, गठबंधन होते हैं, उसमें शर्तें आती हैं, उस पे गौर किया जाएगा, उस पे बातचीत होगी। लेकिन कोई भी इतनी बड़ी शर्त तो नहीं हो सकती कि उसकी कीमत पे एक फासिस्ट सरकार को जो संविधान को बदलना चाहती है उसको टॉलरेट किया जाए। तो सारे ही दल आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे और भी दल आने जा रहे हैं। तो सबको एक कॉमन एजेंडे पे आना पड़ेगा और उसमें हो सकता है कि पार्टियों के बीच आपसी कंट्राडिक्शन बहुत हो, लेकिन इतना तो ज्यादा नहीं है कि कोई पार्टी कहे कि नहीं अभी हमको एक फासिस्ट रेजिम और हम टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसा तो ये देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस समय जो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कांग्रेस ने जिस प्रकार से पिछले 1 साल के भीतर जो कांग्रेस यहाँ रुख बदला है जो कांग्रेस का, लोग बोलने लगे थे कि 2022 में कांग्रेस खत्म हो गई है और जो रुख बदला है, एक तरीके से नई कांग्रेस दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही। तो क्या नई रणनीति बनाई गई है? क्या सेंटर की तरफ से कोई नई पॉलिसी आई है? क्योंकि राहुल गांधी भी अब अलग नज़र आते हैं। वो 2019 में जनेऊ पहनते थे और जनेऊधारी ब्राह्मण होने की बात करते, लेकिन आजकल बिल्कुल 85 बनाम 15 की बात करने लगे हैं। कोई पॉलिसी चेंज हुई है, क्या हुआ है? देखिए, कोई अगर ब्राह्मण है और अपने रीति रिवाज के हिसाब से जनेऊ पहनता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? जो लीडर है और ऐसी फैमिली से आते हैं जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबके नेता है। आपको एक मैं बात बताता हूं, कोई भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान नेता आम मुसलमानों की नजर में राहुल गांधी से बड़ा नेता नहीं है। कोई भी दलित नेता, पूरे देश की बात कर रहा हूं, वो गांधी परिवार को अपना हिस्सा मानता। तो ये इस देश का ऐसा परिवार है जो सबके साथ खड़ा होता है। अगर उनको लगता है कि वो अपनी, किसी ने अगर पूछ लिया कि आपकी जाति क्या है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जाति बताएंगे और उसके जो भी संस्कार होते हैं उसमें कोई छिपाने की बात तो है नहीं। लेकिन वही राहुल गांधी दलितों पिछड़ों के साथ भी खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भी खड़े हैं। अल्पसंख्यकों के साथ तो इस हद तक खड़े हैं कि आसाम के चुनाव में उन्होंने जो स्कार्फ पहना था उस पर CA-NRC लिखा था और क्रॉस बना हुआ था कि हम CA-NRC का विरोध करते हैं। बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि इससे आप चुनाव हार सकते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम चुनाव हार सकते हैं लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी किसके साथ नहीं खड़े हैं ये कोई बता देना, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो। मैं तो उनके साथ पदयात्रा किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर तबके के लोग आकर के उनसे गले मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक दलित परिवार की महिला आई, उन्होंने अपने हाथ में खीरा लिया हुआ था, उनको दिया और बताया कि ये उस खेत का है जो आपकी दादी ने हमको जमीन का पट्टा दिया था। तो इस हद तक अगर लगाव है तो सबके नेता है। राहुल गांधी इस देश के इमोशन है और ये गांधी परिवार इस इमोशन
को रिप्रेजेंट करती है। सर एक सवाल आखिरी सवाल रहेगा, जैसे 85 बनाम 15 की बात चल रही है, राहुल गांधी अभी सत्यपाल मलिक के साथ उनकी बातचीत सामने आई, जिसमें वो दलित पिछड़े ओबीसी की बात कर रहे हैं कि इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है ही नहीं, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, राजनीति में नहीं है। अभी जब मध्य प्रदेश में जो कैंडिडेट अनाउंस किए गए कांग्रेस द्वारा, तो उसमें इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, वहां पर ज्यादा वरीयता दलित पिछड़ों को क्यों नहीं दी गई 85% मात्रा में, क्योंकि वहां पर तो ओबीसी एक बड़ा तबका है। देखिए, मध्य प्रदेश में एसटी बड़ी तादाद में है, एससी बड़ी तादाद में है। जो भी सीटें सुरक्षित हैं वो इतनी पर्याप्त है कि उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें हो जाता है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अगर आप स्थिति देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आदिवासी बहुल है, उनके लिए सीटें सुरक्षित है, एससी के लिए सीटें सुरक्षित है, वहां तो उनको भरपूर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, पार्टी के अंदर दिया गया है। आपको जानना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो भोपाल डिक्लेरेशन करके एक डॉक्यूमेंट लाया गया था और 3 दिन तक विधानसभा में उस पर बहस हुई थी कि कैसे दलितों और आदिवासी समुदाय के बीच हम लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, उनके विकास के कार्यक्रम बना सकते हैं बिना सरकार के सहयोग के भी। और वो एक मॉडल बना जिसपे आज तक बहुत सारे एकेडमिशियंस, सुधा पाई एक बड़ी लेखिका है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, उनकी किताब भी है। कांग्रेस पार्टी तो इस तरह के माइलस्टोन्स बनाती रही है जिसपे दलित और पिछड़े समुदाय, आदिवासी समुदाय को आप कह सकते हैं उसकी बुनियाद है। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी सरकार शहरों में उस कानून को बदल चुकी है जिसके तहत ये नियम था कि दलित की जमीन कोई गैर दलित नहीं खरीद सकता। 3 शर्तें लगाई गई थी। ये कांग्रेस पार्टी का किया हुआ था। 1952 में जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का जो एक्ट बना था उसका ये पहलू था। इसके वजह से ही दलित समुदाय में एक मिडिल क्लास खड़ा हो पाया। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको बदल दिया है। वो कानून अगर नहीं रहता तो भारतीय समाज में जो बेसिकली खेतीहर समाज है, जिसके पास खेत है उसी का सम्मान है, जिसके पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है, उनका सम्मान नहीं होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कानून बनाया कि जिन लोगों को पहले जमीन रखने का अधिकार नहीं था उनको भी हमने अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जो भी करती है बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ करती है। उसका ढिढोरा हम नहीं पीटते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बताइए इस कानून को खत्म कर चुकी है। अब कोई भी दलित की जमीन डरा करके, धमका करके खरीद सकता है। तो आप कहां ले जाना चाहते हैं समाज को? शायद आप उस तरफ ले जाना चाहते हैं, उस नियम को दोबारा लागू करना चाहते हैं जिसमें दलितों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3 हॉस्टल पासी समुदाय के छात्रों के लिए बनाया था मसूरियादीन पासी जी ने, तीनों को अभी इन्होंने बुलडोजर चला के तोड़वा दिया। तो आप कहां लेके जाना चाहते हैं? ये सवाल इस समय दलित समुदाय के सामने है और वो देख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस के साथ जाने में पीछे रह गए तो जो संविधान है ये नहीं बचेगा। ये थे हमारे साथ शाहनवाज आलम साहब, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम बातें हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो खुलकर साफ हुई होंगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप